हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्रोवटा। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के टॉपिक को हम शुरू कर चुके थे, जिसमें सबसे पहले हमने क्लासिकल इवोल्यूशन के कंसेप्ट को, उसके बाद हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म को और उसके बाद हम डिफ्यूजनिज्म को शुरू कर चुके थे। डिफ्यूजनिज्म में हमने सबसे पहले ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म जो हम करने जा रहे हैं दैट इज जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म। ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म ने अपना कंसेप्ट हीलियोसेंट्रिक डिफ्यूजन का दिया था, जिसका मतलब था कि एक ओरिजिन पॉइंट से जो कल्चरल ट्रेट है वो हर जगह स्प्रेड करता है। इन्होंने सबसे जो मेन ओरिजिन का पॉइंट माना था वो इजिप्ट को माना था, इसीलिए इस थ्योरी को पैन इजिप्शियन थ्योरी या इजिप्ट सेंट्रिक या हीलियोसेंट्रिक बोला जाता है। लेकिन ये अपनी इस थ्योरी को डिस्कार्ड करते हुए जर्मन स्कूल अपनी थ्योरी देता है दैट इज ऑफ कल्चरल सर्कल थ्योरी। कल्चरल सर्कल थ्योरी का कंसेप्ट कहता है कि जो किसी भी कल्चरल ट्रेट का ओरिजिन पॉइंट एक ना होकर मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल एरिया से कल्चरल ट्रेट जो है वो ओरिजिन करेगा और स्प्रेड आउट करेगा डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में। इसलिए कल्चरल सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में। ये इस कल्चरल स्प्रेड को या इस डिफ्यूजन को वाटर के रिपल इफेक्ट से कंपेयर करते हैं। वाटर में भी क्या होता है, अगर पानी में आप पत्थर डालेंगे तो वो ऐसे सर्कल्स क्रिएट करते हुए चारों तरफ घूमेगा और पानी को इस तरह से स्प्रेड आउट करेगा। तो वाटर भी अपना इस तरह का इफेक्ट शो करता है, जिसको रिपल इफेक्ट बोला जाता है। उससे कल्चर के स्प्रेड को कंपेयर करा जाता है। नेक्स्ट, हमने ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म को क्रिटिसाइज करा था कि वो इवोल्यूशन को कंसिडर नहीं करते, जबकि इस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन है वो विद टाइम इनएविटेबल है। टाइम के साथ कल्चर का इवोल्यूशन हर जगह होना ही है इस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग। उसके अलावा ये मटेरियल एस्पेक्ट्स के साथ साथ, मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर क्या होते हैं, किसी कहाँ पे कहीं पे पोट्री का फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं की पेंटिंग्स, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी किसी एरिया की कैसी है, तो वो उसका कल्चर का मटेरियल एस्पेक्ट होता है। और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट की बात करें तो वहाँ पे किस तरह के कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉलो करे जाते हैं, वो उसका नॉन मटेरियल एस्पेक्ट होता है। तो जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म जो है वो मटेरियल और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स को साथ लेकर चलता है। इसके अलावा ये थ्योरेटिकल बातें, मतलब थ्योरी बिना किसी सिर पैर की थ्योरी देने पे विश्वास नहीं रखते। ये जो है वो पूरी रिसर्च एंड एनालिसिस के साथ, फैक्ट्स के साथ अपनी थ्योरी को देने में विश्वास रखते हैं। तो ये फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके अलावा इनका जो कंसेप्ट है, जैसे कि हमने एक थ्योरी ऑफ डिके पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, तो थ्योरी ऑफ डिके क्या कहती थी कि जहाँ पे किसी कल्चर का ओरिजिनेशन हुआ है उससे जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे तो उस कल्चर का जो प्योर एलिमेंट है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो यहाँ पे भी इसी चीज़ को ये कहते हैं कि जो प्योर एलिमेंट ऑफ कल्चर है वो जितना ज़्यादा कल्चर के ओरिजिन के पास है उतना ज़्यादा प्योर एलिमेंट सस्टेन करेगा, दूर जाते जाते वो उतना ज़्यादा प्योर नहीं रहेगा। तो ये तो थे इसके कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स इस थ्योरी के। अब हम एक एक करके इनके थिंकर्स को पढ़ते हैं, इनके थिंकर्स के व्यू पॉइंट को पढ़ते हैं, जो इसको इन डेप्थ इस स्कूल ऑफ थॉट को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जिस थिंकर के बारे में हम पढ़ेंगे वो है फ्रेडरिक रेशल। फ्रेडरिक रेशल ने अपना क्राइटेरिया ऑफ फॉर्म का कंसेप्ट दिया था। क्राइटेरिया ऑफ फॉर्म कहता है, मान लीजिए कोई जियोग्राफिकल एरिया है ए और दूसरा जियोग्राफिकल रीजन है बी। इनमें कल्चरल सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। मान लीजिए इनकी कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन सिमिलर नहीं है, मान लीजिए इसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन E1 है, इसकी E2 है। अदर सिचुएशंस को हम मान के चले, सिचुएशन S1 एंड सिचुएशंस S2। तो इनमें अगर सिमिलैरिटीज़ नहीं पाई जाती है लेकिन फिर भी ए और बी के कल्चर में सिमिलैरिटी पाई जाती है, तो अनडाउटेडली यह कल्चर जो है उसका डिफ्यूजन हुआ होगा। या तो वो A to B या तो वो B to A मूव ऑन करा होगा, कल्चर में डिफ्यूजन हुआ होगा, इसी वजह से कल्चरल सिमिलैरिटीज़ पाई गई होंगी। तो ये क्राइटेरिया ऑफ फॉर्म का कंसेप्ट कहता है। उसके बाद इन्होंने इसके अलावा अपनी एक बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये नहीं है, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में जैसे कि हमने ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन में पढ़ा था कि डिफ्यूजन के मेन पॉइंट का जो ओरिजिन का पॉइंट था उसको इजिप्ट माना गया था। ये उसी तरह से ओरिजिन का पॉइंट इंडोनेशिया मानते हैं। इन्होंने इंडोनेशियन सोसाइटी को स्टडी करा और इंडोनेशिया और वेस्ट अफ्रीका में कुछ सिमिलैरिटीज़ इनके द्वारा पाई गई। इन्होंने देखा कि जो फोक स्टोरीज, जो माइथोलॉजीज, कुछ अदर जो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो इंडोनेशिया में प्रैक्टिस करी जाती थी, वही सिमिलर प्रैक्टिसेस वेस्ट अफ्रीका में भी करी जाती थी। तो इनके अकॉर्डिंग जो कल्चर का ओरिजिन का पॉइंट था वो इंडोनेशियन था। तो ऑल्दो ये ब्रिटिश स्कूल से फिर भी डिफरेंट है, क्योंकि वो सभी कल्चरल ट्रेड्स का ओरिजिन पॉइंट को वो इजिप्ट मानते थे, जबकि इन्होंने कुछ ही कल्चरल ट्रेड्स के जो पॉइंट का ओरिजिन का पॉइंट है उसको इंडोनेशिया को माना है। तो ये इन्होंने अपनी इस बुक में कहा था। नेक्स्ट इन्होंने एक और बुक लिखी थी दैट इज एंथ्रोपोजियोग्राफी।
अब जैसे कि इस बुक के नाम से ही पता चल रहा है, ये बुक का नाम जो है वो एंथ्रोपोलॉजी और जियोग्राफी के मिक्सचर से बना है। तो ये जियोग्राफिकल कंडीशंस का इम्पैक्ट जो है वो एंथ्रोपोलॉजी पे बताते हैं। ये कहते हैं कि जहाँ पे मान लीजिए एक जियोग्राफिकल कंडीशन है जहाँ पे सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छा है, अब सॉइल के अच्छे होने की वजह से वहाँ का एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट भी अच्छा होगा। ठीक है। इसके अलावा ये इस कंसेप्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये कहते हैं कि रिवर बैंक्स पे भी जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट अच्छा खासा पाया गया है वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से। और वाटर तो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ह्यूमन को हर एक्टिविटी में वाटर की ज़रूरत होती है। तो ये तो थी फ्रेडरिक रेजल की बात। नेक्स्ट हम जो दूसरे थिंकर की बात करने जा रहे हैं दैट इज फ्रिट्ज ग्रैबनर। अब फ्रिट्ज ग्रैबनर ने अपना बुक लिखी थी मेथड्स एथनोलॉजी। एक तो इसकी बुक का नाम ज़रूर मेंशन करना आप अपने पेपर में। नेक्स्ट इन्होंने क्राइटेरिया ऑफ क्वांटिटी दिया था। अब क्राइटेरिया ऑफ क्वांटिटी जो है वो कल्चरल ट्रेट्स की सिमिलैरिटी और उसकी हिस्ट्री को लिंक करने का काम करता है। क्राइटेरिया ऑफ ट्रेट क्राइटेरिया ऑफ क्वांटिटी क्या कहता है, मान लीजिए एक एक जियोग्राफिकल रीजन है ए और दूसरा है बी। अब यहाँ पे कुछ कल्चरल ट्रेट्स पाए जाते हैं ए बी सी और यहाँ पे कल्चरल ट्रेट्स पाए जाते हैं पी क्यू आर। अब अगर यहाँ पर भी इस वाले कल्चरल ट्रेट्स ए के कल्चरल ट्रेट्स पाए जाने लगे ए बी सी और यहाँ इनके पाए जाने लगे पी क्यू आर, अब कल्चरल सिमिलैरिटीज पाई गई हैं ए और बी में, तो ये कहते हैं कि मान लीजिए इसके अलावा यहाँ पे और भी कल्चरल ट्रेट्स हैं, इनके पास भी और भी कल्चरल ट्रेट्स हैं पी क्यू आर एस। तो ये कहते हैं कि कल्चरल ट्रेट्स में जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में मिलेगी आज के टाइम में, उनकी हिस्ट्री उतनी ज़्यादा स्ट्रांग रही होगी, उनकी हिस्ट्री में उनके बॉन्ड्स स्ट्रांग रहे होंगे। तो ये क्राइटेरिया ऑफ क्वांटिटी का कंसेप्ट कहता है। नेक्स्ट थिंकर जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है लियो फ्रॉबनियस। इन्होंने जियोग्राफिकल स्टेटिस्टिक्स का कंसेप्ट दिया है। अब जैसे कि नाम ही बता रहा है ये स्टेटिस्टिक्स करते होंगे और हम कल्चर की बात कर रहे हैं तो ये कल्चर के ट्रेड्स की ही स्टेटिस्टिक्स करते हैं। मतलब इन्होंने स्टडी करा था, इन्होंने भी इंडोनेशिया और वेस्ट अफ्रीका के कल्चर की बात करी है, वहाँ के कल्चर की सिमिलैरिटीज़ की बात करी है। तो ये कैलकुलेट करते हैं कि इन दोनों के कल्चर में कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है, कितने जो कल्चर्स हैं वो यहाँ पे इंडोनेशिया में और वेस्ट अफ्रीका में सिमिलर पाए जाते हैं। उसके बेसिस पे ये बताएंगे कि कितना ज़्यादा डिग्री तक डिफ्यूजन हुआ है फ्रॉम ए टू बी। तो ये इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये है जियोग्राफिकल स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट। ये तो था पूरा जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म। अब हम इस स्कूल के कुछ वो क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स पे चलते हैं कि किस बेसिस पे इस स्कूल ऑफ थॉट को क्रिटिसाइज करा गया था। तो इसके क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स मेथड को इन्होंने फॉलो करा था, इतना कम्प्लेक्स कि जो समझा ना जा सके। अब जैसे ये कंसेप्ट आ गया जियोग्राफिकल स्टैटिस्टिक्स का, अब कितने लिमिट तक हम किसी कल्चरल ट्रेड्स को, किसी एक कल्चर के कल्चरल ट्रेड्स को काउंट डाउन कर सकते हैं और फिर किस तरह से कैलकुलेट करें वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में कि किस डिग्री का जो है वो डिफ्यूजन हुआ होगा। तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स कंसेप्ट था। फिर इन्होंने रीज़न ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि किस रीज़न की वजह से जो है वो किसी भी एरिया से दूसरे एरिया में डिफ्यूजन क्यों होता है। और तीसरा, इन्होंने डिफ्यूजन के टाइम को अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोई मेथड नहीं बताया, और दो इन्होंने डिफ्यूजन के टाइम को कंसिडर ज़रूर करा था बट डिफ्यूजन के टाइम को अच्छे से पता लगा पाना इतना ईजी कंसेप्ट नहीं है। उसके अलावा ये मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों कल्चर की बात करते थे, लेकिन विद टाइम ये नॉन मटेरियल कल्चर के एस्पेक्ट को भूलते चले गए, उसको कंसिडर नहीं कर पाए और इस वजह से भी इनकी जो कंसिक्वेंटली जो इनका इम्पैक्ट था वो विद टाइम लूज आउट होता गया। अब हम इस पूरे कंसेप्ट को जितना भी हमने पढ़ा है इसको अपने नोट्स के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं नोट्स से डिफ्यूजनिज्म को, जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म को। इन्होंने कल्चरल सर्कल थ्योरी दी थी जिसको कल्चरल ट्राइज भी बोला जाता है। इस स्कूल के अकॉर्डिंग कल्चरल ट्रेट्स और कल्चरल कम्प्लेक्सेस इंडिपेंडेंटली एमर्ज हुए हैं बहुत सारे एरियाज में और दूसरे पार्ट्स ऑफ एरियाज में डिस्पर्स हो चुके हैं। कल्चरल कम्प्लेक्सेस का मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कल्चरल ट्रेट होता है किसी कल्चर का स्मॉलेस्ट एलिमेंट और बहुत सारे कल्चरल ट्रेट्स को मिलकर बनता है कल्चरल कम्प्लेक्सेस। तो कल्चरल कम्प्लेक्सेस कल्चरल ट्रेट का ही बिगर फॉर्म है। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि बहुत सारे ओरिजिन के पॉइंट होते हैं, एक्सट्रीमिज्म को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था।
इन्होंने कल्चरल ट्रेड के डिवोल्यूशन को रिपल्स ऑफ वाटर के साथ कंपेयर करा। इन्होंने डिफ्यूजन को टाइम और स्पेस के साथ एनालाइज करा, कोई भी ब्लाइंड थ्योरी नहीं दी, मटेरियल फैक्ट्स को अच्छे से इन्होंने इंपॉर्टेंस दी। उसके अलावा इसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स को देखें तो वो भी यही है कि इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी इजिप्शियन थ्योरी ऑफ एक्सट्रीम डिफ्यूजनिज्म की, कोई एक पॉइंट नहीं हो सकता किसी भी कल्चर के ओरिजिन का। इसके अलावा वाटर के रिपल इफेक्ट के साथ इसको कंपेयर करा, और वो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट कल्चरल ट्रेट का जो एलिमेंट है, कल्चरल ट्रेट है, वो जितना ज़्यादा अपने ओरिजिन पॉइंट के पास होगा उतने उसके प्योर एलिमेंट हो गए, जैसे जैसे वो उससे दूर जाता जाएगा तो इम्प्योरिटीज़ उस कल्चर की नज़र आती रहेंगी। इसके अलावा कल्चर का जो इवोल्यूशन का कंसेप्ट है उसको निगेट नहीं करा था, इनके अकॉर्डिंग कल्चर का इवोल्यूशन होता है विद टाइम। उसके अलावा मटेरियल फैक्ट्स को अच्छे से इन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी, कोई भी इमेजिनेशन के बेसिस पे कोई ब्लाइंड थ्योरी नहीं दी, और बोथ मटेरियल और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी। फिर हमने इसके जो है वो थिंकर्स के बारे में बात करी थी, जिसमें सबसे पहले फ्रेडरिक रशल के बारे में बात करी थी, जिन्होंने क्राइटेरिया ऑफ फॉर्म दिया था। क्राइटेरिया ऑफ फॉर्म कहता है व्हेन सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू कल्चरल एलिमेंट्स आर एक्सप्लेन्ड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, मटीरियल और पर्पस, then one can say with the certainty that similarities would be because of diffusion। तो उन सिमिलैरिटीज का रीजन क्या होगा? डिफ्यूजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस, वो चाहे जितने भी दूर हैं उनके जो डिफ्यूजन की वजह से है वो कल्चर सिमिलैरिटीज दो जियोग्राफिकल एरियाज में पाई जाती होगी, अगर कोई फैक्टर उस सिमिलैरिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका ये एग्जाम्पल बो एंड एरो का देते हैं। बो एंड एरो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में पाया गया है, चाहे वो उनका जियोग्राफिकल एरियाज में डिस्टेंस जितना मर्जी हो। फिर इन्होंने बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, उसमें भी इन्होंने इंडोनेशिया को एक ओरिजिन का पॉइंट माना था, वर्ल्ड के डिफरेंट कल्चर के ओरिजिन का पॉइंट। एक इन्होंने बुक लिखी थी एंथ्रोपो जियोग्राफी, जिसमें इन्होंने जियोग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी में रिलेशनशिप की बात करी थी, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। एक तो सॉइल वाला एग्जांपल दिया था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर होती है, जिन एरियाज में सॉइल अच्छा होता है एग्रीकल्चर होती है और ह्यूमन सेटलमेंट अच्छा होता है। दूसरा, जो रिवर बैंक के अराउंड भी ह्यूमन सेटलमेंट अच्छा देखा जा सकता है वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से। नेक्स्ट हमने जो थिंकर पढ़ा था दैट वाज फ्रिट्ज ग्रेबनर। फ्रिट्ज ग्रेबनर ने अपनी बुक लिखी थी मेथड्स एथनोलॉजी। मेथड्स एथनोलॉजी, इसके अलावा इन्होंने क्राइटेरिया ऑफ क्वांटिटी दी थी। इट मीन्स similarities between two cultures are substantiated by a number of cultural items found together। जितने ज़्यादा कल्चरल आइटम्स दो जियोग्राफिकल एरियाज में पाई जाएगी उनके अंदर उतनी ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज हिस्ट्री में देखी जा सकती है, दैट इज क्राइटेरिया ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट हमने जो थिंकर पढ़ा था दैट वाज लियो फ्रॉबनियस। लियो फ्रॉबनियस ने जियोग्राफिकल स्टेटिस्टिक्स का क्राइटेरिया दिया था। जियोग्राफिकल स्टेटिस्टिक्स का कंसेप्ट कहता है कि दो जियोग्राफिकल एरियाज में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, इसको काउंट करके किस लेवल का, किस डिग्री का कितना डिफ्यूजन हुआ है, इसको पता करा जा सकता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जियोग्राफिकल स्टैटिस्टिक्स। Geographical statistics means counting the similarities between two regions to know the extent of cultural diffusion that has taken place. He gave due attention to the similarities between houses, drums, clothing in Malayan, ये मलाया में, पेरू में, इंडोनेशिया और वेस्ट अफ्रीका में इन्होंने सिमिलैरिटीज़ पाई। अब इंडोनेशिया कहाँ? इंडिया के इस साइड में, वेस्ट अफ्रीका अफ्रीका में, फिर कहाँ? पेरू बिल्कुल साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में सॉरी। तो इतनी जियोग्राफिकल डिस्टिंक्ट लोकेशन में कल्चर की सिमिलैरिटीज़ इन्होंने पाई, और उसका फिर इन्होंने सिमिलैरिटीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करा, उनकी जो है उनकी सिमिलैरिटीज़ को काउंट डाउन करके, उनकी स्टेटिस्टिक्स को कैलकुलेट करके फिर इन्होंने डिफ्यूजनिज्म की डिग्री को एक्सप्लेन करा। फिर ये तो थे थिंकर्स। इसके बाद हम इस स्कूल की क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। तो इसकी क्रिटिसिज्म में सबसे पहला आता है इट वाज डिफिकल्ट टू नो द टाइम ऑफ डिफ्यूजन, किस टाइम पे डिफ्यूजन हुआ है किस कल्चर का, कहाँ से हुआ है, चलो वो तो फिर भी हिस्टोरिकल सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे जाना जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम को नो करना, एग्जैक्ट टाइम को जान पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर इन्होंने जर्मन डिफ्यूजनिस्ट कुड नॉट शो द डिफ्यूजन ऑफ नॉन मटीरियल कल्चर। नॉन मटीरियल कल्चर के डिफ्यूजन को पता कर पाना मटीरियल कल्चर के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये विद टाइम इन्होंने इसके इम्पैक्ट को लूज आउट करते गए। इसका कम्प्लेक्स कंसेप्ट जो है वो बहुत ही कम्प्लेक्स था, और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्लियरली द रीज़न फॉर द डिफ्यूजन, क्यों किसी एक जियोग्राफिकल एरिया से दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में क्यों कोई कल्चर, अगर वो इसके लिए मटीरियली इंपॉर्टेंस नहीं रखता, कोई रेलिवेंस नहीं रखता, फिर भी वो डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, इसको ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन।